अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्टैक होल्डर्स एंड व्हाट आर देयर इंटरेस्ट। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मजीद लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो हमारा प्रपोजल का टेम्पलेट है वहाँ पे जो तीसरे नंबर पे चीज़ है वो है स्टैक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट। इसमें हमने क्या करना है कि लिस्ट टाइप ऑफ कस्टमर्स वांट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जो हम जिस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वो लोग जो वो कस्टमर्स जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं हमने उनकी एक लिस्ट देनी है। फॉर ईच टाइप ऑफ कस्टमर इंडिकेट द पोटेंशियल मार्केट साइज, और मार्केट में जो है ना उसका पोटेंशियल क्या है हमने ये भी साथ में बताना है। तो अब चलते हैं लेक्चर पे, लेक्चर में इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास स्टेक होल्डर्स होते क्या हैं। स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, entities who are directly or indirectly affected by the project। ऐसे लोग, ग्रुप या फिर एंटिटीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स, ग्रुप से या एंटिटीज से क्या मुराद है। इंडिविजुअल से तो आपको समझ आ गई होगी, फर्द या अफराद लोग। एंटिटीज या ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, कंपनीज हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे प्रोजेक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना अफेक्ट हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो स्टेक होल्डर्स में आएंगी। और यहाँ फिर ये कि उनका जो है ना इंटरेस्ट हो, जो भी हमारा जो है ना प्रोजेक्ट, उसके आउटकम्स जो आ रहे हैं ना उसके आउटकम्स के अंदर जो है ना वो इंटरेस्टेड हो। तो अगर ये चीज़ है तो वो हमारे प्रोजेक्ट के क्या है, वो स्टेक होल्डर्स है। इसके अंदर यूजर्स हो सकते हैं, बेनिफिशरीज हो सकते हैं, डेवलपर्स आ सकते हैं और डिसीजन मेकर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। तो जो डेवलप कर रहे हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो वो भी क्या होंगे, वो भी स्टेक होल्डर्स के अंदर ही होंगे। सिर्फ वही लोग नहीं होंगे जिन्होंने एट दी एंड जो है उस प्रोग्राम को या उस प्रोजेक्ट को यूज करना है, बल्कि जो बना रहे हैं या फिर जो लीड कर रहे हैं या फिर जो सुपरवाइज कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो है वो इसमें एज स्टेक होल्डर या फिर जो है ना वो इंटरेस्ट होल्डर जो है वो इसके अंदर आएंगे। फिर उसके बाद ये है कि इसका जब हम ये लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब ये हम जो है ना वो लिस्ट बनाएंगे इसकी, तो उस लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब उसके अंदर हमारे पास जो है ना दो कैटेगरीज होंगी, एक एक्सटर्नल की होगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक हमारे पास जो है ना इंटरनल होगी। अब एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास जो है ना एंड यूजर हो सकते हैं, जो हमारे बेनिफिशरीज भी हो सकते हैं, जिन्होंने जो आउटकम निकल के आना है प्रोजेक्ट का उसको यूज करना है। या फिर हमारे पास हमने पढ़ा था कि डिफरेंट ग्रुप्स या एंटिटीज हो सकते, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं स्टेक होल्डर्स के अंदर। अब ये जो एंड यूजर या बेनिफिशरीज हैं, इनका इंटरेस्ट कैसे होगा। इनका प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ऐसे होगा कि वो इसको यूज कैसे करेंगे और कैसे उससे जो है ना उस सिस्टम से वो बेनिफिट लेंगे। तो एंड यूजर्स का मोस्टली यही इंटरेस्ट होगा। और इसका जो एस्टिमेटेड मार्केट साइज या फिर हमने जो यूजेज साइज है वो हमने बताना है, वो नंबर ऑफ पोटेंशियल यूजर्स की फॉर्म में हमने बताना है। आगे जब हम एग्जांपल्स लेंगे ना, तो उस एग्जांपल्स में हम जो है ना वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लिखेंगे और देखेंगे कि ये डाटा हम कैसे फिल करेंगे उसके अंदर। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ऑपरेशनल या फिर बिजनेस इंटरेस्ट जो है ना उस प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है। और मार्केट का क्या इम्पैक्ट है या मार्केट का क्या साइज आएगा, उसमें अडॉप्शन पोटेंशियल होगा कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कितनी ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट करती है। तो एक दफ़ा आगे ये हम देखेंगे भी कि ये इस डाटा को हम कैसे फिल करेंगे, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगी। अब जो इंटरनल हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, ये ऑलरेडी हमने जो है ना ओवरव्यू के अंदर डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमारे पास टीम लीडर होगा, टीम के मेंबर्स होंगे, उसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर होगा, FYP एडवाइजरी कमेटी होगी और उसके अलावा FYP ऑफिस होगा। ये अगर ना भी आप लिखो तब भी काम चल जाएगा। ये जो एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल आपने मस्ट जो है ना मेंशन करने हैं। आगे एग्जांपल है, सबसे पहले वही वो जो हमारे पास डिजीज डिटेक्शन वाला जो सिस्टम था, मशीन लर्निंग बेस्ड फॉर फार्मर्स। सबसे पहले उसके स्टेक होल्डर्स देखते हैं। एक तो ये कि जिस डोमेन के लिए या जिस टारगेट यूजर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल के लिए, एक तो वही आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल स्केल फार्मर्स आ जाएं। अब उनका इंटरेस्ट क्या होगा, डायरेक्ट यूज ऑफ ऐप टू आइडेंटिफाई डिजीजेस एंड टेक टाइमली एक्शन। उनका हमारे ये जो प्लांट डिजीज डिटेक्शन वाले सिस्टम के अंदर क्या इंटरेस्ट है कि वो डायरेक्टली जो है ना वो जो भी उनके प्लांट्स हैं उनकी पिक्चर्स लें और वो ऐप को दे, ऐप से उनकी जो है वो डिजीजेस की आइडेंटिफिकेशन हो और फिर वो टाइमली जो है ना वो एक्शन ले सके कि उन्होंने कैसे इस डिजीज को जो है वो खत्म करना है। तो उनका सिर्फ ये इंटरेस्ट होगा ऐप के अंदर। अब इसमें हमारी जो एस्टिमेटेड मार्केट साइज है वो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ही अगर हम सिर्फ देखें
तो तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो फार्मर्स हैं, 20 मिलियन प्लस जो है वो फार्मर्स पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो एक अच्छी खासी मार्केट है जो हमारे इस सिस्टम को यूज़ करेगी। फिर उसके बाद है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स। ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो फार्मर्स को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो डिजीज डिटेक्शन में हो या फिर किसी भी मामले में, जिनको फार्मर्स बुला के अपने प्लांट्स की डिजीज डिटेक्शन वगैरह अमूमन करवाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिहाज से हम इनको ये इसी लिहाज से देखेंगे कि जिनसे फार्मर्स जो है वो सपोर्ट लेते हैं डिजीज डिटेक्शन के लिए। अब इन लोगों का क्या इंटरेस्ट होगा कि जहाँ पे इन्होंने जाके, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं और एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है ना ये डिजीज डिटेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे ये जाके जो है ना उस फील्ड के अंदर जब ये काम करें तो इस ऐप का या इस प्रोजेक्ट का जब वो इस्तेमाल करेंगे तो उनके काम के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हेल्प होगी, काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो एड मिल जाएगी, और जो उनकी डिपेंडेंसी है एक्सपर्ट्स के ऊपर वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी कम हो जाएगी। और थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जो है ना हमारे पास ऐसे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, तो अगर वो इस ऐप को यूज़ करेंगे उनके काम के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जिद्दत आएगी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इसके अंदर स्टेक होल्डर आ सकता है वो एनजीओज है या फिर कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब उन लोगों का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? अब रूरल एरियाज के अंदर भी जो फार्मर्स हैं वो इस ऐप को यूज़ करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी क्रॉप यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। तो जो एग्रीकल्चर कंपनीज होती हैं वो अमूमन ऐसे टूल्स या फिर जो डिवाइसेस होंगी वो फार्मर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी ताकि उनकी यील्ड ज़्यादा आए। और अगर फार्मर्स की यील्ड ज़्यादा आएगी तो फिर ये जो ज़ाहिर सी बात है इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फार्मर्स के साथ कि अगर हम आपको जो है ना ये फलां चीज़ जो है फलां टूल जो है वो आपको फ्री में दें, तो आप बदले में हमें जो है वो इस रेट के ऊपर जो है वो अपनी फसलें देंगे। इनका भी इंटरेस्ट होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये लोग भी इसको प्रमोट करेंगे या इसको यूज़ करेंगे। और इसकी एस्टिमेटेड मार्केट क्या है, क्योंकि जो रूरल हमारे पास एरिया ना वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, अर्बन एरियाज में बहुत कम होती है। इसकी भी अच्छी खासी जो एस्टिमेटेड मार्केट है वो बहुत ब्रॉड सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है इसका भी। तो जब भी आपने स्टेक होल्डर्स लिखने हैं ना, सबसे पहले आपने वो ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपने जो उनका इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर या उस सिस्टम के अंदर के उनको क्या फ़ायदा बेसिकली उससे मिल सकता है, तो आपने वो लिख के देना। देन उसके बाद एस्टिमेटेड मार्केट जो है ना उसकी वो कितनी है। जैसे हमने फार्मर्स लिखा तो तकरीबन 2 करोड़ फार्मर्स हैं हमारे पास, ऑफिसर्स जो हैं वो भी थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास कंपनीज हैं वो भी रूरल एरियाज, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो इस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की वैल्यू में इंक्रीज आ सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म ई लर्निंग ऐप फॉर कोडिंग बूट कैंप्स। तो सबसे पहले है बूट कैंप स्टूडेंट्स, जो नए रिक्रूट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोडिंग सीखनी है, सबसे फर्स्ट स्टेक होल्डर तो वही होंगे, और हमारे टाइटल के अंदर भी यही हमारे पास जो हमारी टारगेट ऑडियंस या डोमेन है। अब इनका इंटरेस्ट क्या है? यूज ऐप फॉर लर्निंग, प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग। तो जाहिर सी बात है एक सिंपल स्टूडेंट जो भी वो ऐप यूज करेगा ई लर्निंग की, उसने वो सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए यूज कर। और यहाँ पे एस्टिमेटेड मार्केट उसकी कितनी है? 5 लाख स्टूडेंट्स जो है ना ग्लोबली। अब अगर इसको थोड़ा सा जो है ना हम अपने आईटी के लिहाज से भी देखें ना, तो जैसे अभी मैंने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया वो भी तकरीबन एक ई लर्निंग ऐप ही है, लेकिन वो सिर्फ पीयू को जो है ना वो टारगेट कर रही है, और पीयू के अंदर भी जो है ना वो आईटी और सीएस के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है। अगर मैं इसका एस्टिमेशन में अगर लगाऊं ना कि मेरे पास मतलब कितने तकरीबन स्टूडेंट्स होंगे, तो मेरे पास तकरीबन जो है वो 5000 की तकरीबन ऑडियंस जो है ना एस्टिमेटेड मार्केट सिर्फ पीयू से जो है ना वो मुझे मिल रही है। अब बाकी यूनिवर्सिटी, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को स्केलेबल बनाऊं कि वो बाकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को भी टारगेट करूं, तो फिर मेरी जो एस्टिमेटेड मार्केट होगी वो तकरीबन इससे बढ़ जाएगी, 5000 से कहीं ऊपर चली जाएगी। तो अगर हम ग्लोबली देखें तो फिर तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। अगर मैं लोकली भी देखूं तो पीयू के लिहाज से भी आईटी और सीएस के अंदर तकरीबन तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं एफिलिएटेड कॉलेज के। फिर उसके बाद है कोडिंग बूट कैंप इंस्टीट्यूशंस। अब एक तो कॉलेजेस के अंदर, डिग्रीज के अंदर वो कोडिंग सिखाई जाती है ना, तो अमूमन कुछ बूट कैंप इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जहाँ पे आपको कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो एक स्ट्रक्चर्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग के जरिए जो है ना वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो सिखा सकें कोडिंग। एस्टिमेट कर लें कि तकरीबन जो आपके एरिया के अंदर जो है ना कुछ 100 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ना वो, अगर आप काउंट कर लो, अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी काउंट करो
तो 100 प्लस तो होंगे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो कोडिंग और इस तरह के जो कोर्सेज वगैरह वो करवा रहा है। तो यहाँ पे भी आपने 3 चीज़ें जो है ना वो लाज़मी साथ में जो है वो इंक्लूड करनी है कि आपके स्टेक होल्डर क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है और मार्केट साइज़ क्या है उसका। फिर उसके बाद ये कि जो फ्रीलांसर या फिर अप स्किलर्स हैं, यानी ऐसे लोग जो खुद अपने तौर पे जो कहीं पे कोई स्टूडेंट्स नहीं है या कोई इंस्टीट्यूट वो जॉइन नहीं करना चाह रहे, तो वो लोग भी जो है ना वो इस ऐप को यूज़ करके अपनी जो स्किल्स हैं उनको एनहांस कर सकते हैं। अगर वो सेल्फ लर्निंग करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल पे ही, तो वो भी इस ई लर्निंग ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो सेगमेंट है ये भी मार्केट के अंदर अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। अगर आप देखो तो आजकल फेसबुक के ऊपर हर जगह पे यही कहा जा रहा है कि आप लोग साथ में जो स्किल्स हैं वो भी लर्न करें, और लोग जो है वो फ्रीलांसिंग के लिए ऐसी स्किल्स लर्न कर रहे हैं, मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। थर्ड एग्जांपल हमारे पास वो यूनिवर्सिटी के एफएक्यूज से रिलेटेड है, चैटबॉट के बारे में। और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेक होल्डर है वो क्या है, वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और उनका इंटरेस्ट क्या है कि वो रियल टाइम के अंदर जो है ना उस एफएक्यू बेस्ड जो हमारा वो मशीन लर्निंग चैट बोर्ड है, वहां से वो रियल टाइम के अंदर आंसर्स ले सके। और इससे हमारे पास एक और जो फायदा निकल के आ रहा था कि वो स्टाफ का जो है ना वो काम शाम कम हो जाएगा, तो वो दूसरा हमारा स्टेक होल्डर बन जाएगा। जो एडमिशन ऑफिस है वहाँ पे रिकवरी का जो टाइम है वो रिड्यूस होगा, उसके अलावा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इम्प्रूव होगा, और जो स्टाफ का जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा। अब एस्टिमेटेड मार्केट क्या है कि 1000 ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो हर साल अप्लाई करते हैं, तो अच्छी खासी मार्केट है जो इस चैट बोर्ड को यूज़ करेगी। और ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो, जैसे पीयू ने भी एक रिसर्च की थी कि तकरीबन 73% जो क्वेरीज हैं वो रिपीटेड होती हैं और उनको ऑटोमेट किया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटीज़ भी तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो सिमिलर ही क्वेश्चंस होते हैं, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको यूज़ करना चाहेंगी। तो एस्टिमेटेड मार्केट इसकी भी ठीक है। अब इसके बाद इसकी कुछ टिप्स देख लेते हैं। हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है एंड यूजर में। अब यहाँ पे एंड यूजर से ना एक मुझे फनी बात याद आ गई। जब हमारा वाइवा हो रहा था ना, तो वहाँ पे ना एक जगह पे लिखा हुआ था एंड यूजर। अब जो मेरे साथ वाले 2 मेंबर्स थे ना, तो सरवकार ने मुझसे बोला कि यहाँ पे एंड यूजर से क्या मुराद है, कि ये वो वाला बंदा होगा जिसको सबसे आखिर पे ऐप मिलेगी, यानी एंड का मतलब यही होता है ना आखिर में। तो उन्होंने तो इसका लफ्जी मतलब लिया जानबूझ के, और मुझे उन्होंने बोला कि चुप रहना। और उन्होंने दोनों ने बोला जी हाँ सर जी, ये एंड का यही मतलब है कि ऐप बनाने के बाद सबसे आखिर पे जिसको मिलेगी ना वो एंड यूजर होगा। फिर वो मुझे बोलते हैं हाँ जी बताओ क्या ऐसे ही है? मैंने बोला नहीं सर, ये एंड यूजर, ये वो वाला एंड यूजर नहीं है। अगर हमारा ऐप जो है ना उसकी एक बाउंड्री जो है ना हमारे प्रोजेक्ट की रखी जाए, तो एक एंड के ऊपर जो है ना वो डेवलपर होगा, और दूसरे एंड के ऊपर जो है ना वो यूजर होगा जिसने उसको यूज करना है, तो इसलिए उसको जो है वो एंड यूजर बोलते हैं। तो फिर वो काफ़ी फ़नी सीन बना था, लेकिन ख़ैर ये छोटी-छोटी चीज़ें भी जो है ना ये आपने नोट करनी है और इनको डिटेल में ध्यान से रखना है, ताकि जब वाइवे में पूछ ली जाएँ तो तब आप ये ना कहोगे जी हमें तो पता ही नहीं है, या फिर ये एंड वाला सीन ना हो जाए। उसके अलावा ये है कि आपने जो भी नंबर्स वगैरह अगर कोई प्रोवाइड करने हैं या रेफरेंसेस प्रोवाइड करने हैं, जब आपने मार्केट साइज़ को एस्टिमेट करना है तो वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अब ये ना हो कि मैं पाकिस्तान की आबादी है तकरीबन 20 करोड़ और मैं वहाँ पे लिख दूँ कि जी तकरीबन 50 करोड़ के लगभग जो है वो फार्मर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो 50 करोड़ जो फार्मर्स हैं वो एग्जिस्ट ही ना करते हों। या फिर ये है कि अगर पाकिस्तान में पंजाब को ही मैं सिर्फ लूँ तो वहाँ पंजाब की आबादी है 12 करोड़, तो मैं ये कह दूँ कि पंजाब की सारी आबादी जो है वो फार्मर है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत एक छोटा सेगमेंट है जो फार्मिंग करता है। फिर उसके बाद हर एक स्टेक होल्डर का जो भी इंटरेस्ट या बेनिफिट है ना, वो क्लियरली जो है ना वो मेंशन होना चाहिए, और आपकी टोन जो है वो फॉर्मल, कंसाइज और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ या जार्गन्स वो आप इसके अंदर इंक्लूड ना करो। आई होप सो आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।